नमस्कार, खबरें अभी तक की बेहद खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी और मैं हूं आपके साथ मुमताज। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्य जी, जो इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और एक जज की भूमिका में। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मुमताज। तो आपको बता दें, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन मौजूदा राजनीतिक ताने बाने को देखते हुए बेहद अफसोस होता है कि चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के बेदाग और कुशल नेता सामने आए। और इसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। जी हाँ, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी कामयाबी जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। तो सूबे के तमाम हलकों में बेहतर नेता का चयन और जिम्मेदार विधायक तलाशना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। जी, और इस कार्यक्रम के जरिए 2 चरणों में एमएलए के बेहतर विकल्प तलाशे जाते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आकी जाती है, जबकि दूसरे चरण में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है जूरी की कसौटी से, जिसके बाद सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाला उम्मीदवार कहलाता है एमएलए हो तो ऐसा। तो अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम एक अहम हिस्सा है इसके, आप और क्या लगता है इस कार्यक्रम के जरिए जो उम्मीदवार विजेता बनते हैं उनके लिए उनके आगे का राजनीतिक सफर कितना आसान होता है, उनके हलके में और उनकी पार्टी के अंदर उनके कद में कितना बदलाव आता होगा? विनय, एक चीज देखिए कि जो हमारे पास लोग अप्लाई करते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, उनमें से एक ही पार्टी से कई लोग होते हैं। और वो इसलिए होते हैं कि वो इस शो की अहमियत को समझते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर हम टॉप 6 में भी पहुंच गए और अगर विजेता हो गए तो उसके मायने क्या होंगे। सबसे पहली दौड़ होती है कि वो जो अगर 16 अप्लाई करते हैं तो टॉप 12 में आए या टॉप 16 में आए। अगर वो टॉप 12 या टॉप 16 में पहुंचते हैं तो ये भी उनकी एक अचीवमेंट है कि हम कम से कम जो हमारे बाकी जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे हम आगे आके टॉप 16 में आए या टॉप 12 में आए। उसके बाद जब वो टॉप 6 में पहुंचते हैं तो जो टॉप 6 में पार्टिसिपेंट पहुंच जाता है वो फील्ड में इस बात को कहता है कि देखो मैं टॉप 6 में पहुंच गया, एमएलए तो ऐसा में। और इस टॉप 6 में तब पहुंचा कि जो 10 मापदंड तो सबको कॉमन थे, जो 11वां मापदंड है उस मापदंड में जनता ने बताया कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी छवि क्या है, तब मैं टॉप 6 में पहुंचा हूं। और यहां आने के बाद जब वो जूरी राउंड से गुजरता है, जब सारी कसौटियों पर कसा जाता है, सारे सवालों के जवाब देता है, जनता से रूबरू होता है, बताता है कि इस क्षेत्र की समस्या ये है, मैं इस क्षेत्र के बारे में ये सोचता हूँ, मेरा विजन ये है और आप मुझे वोट इसलिए दो। ये जो सात बातें वो कहता है अपने आत्मविश्वास से, अपने संवाद की शैली में, और वो सारी चीजें जब वो इंक्लूड करता है उसके अंदर, और जब सवालों के पुख्ता वो जवाब देता है और ऐसे जवाब जो उसके विजन को क्लियर करते हो, ऐसे जवाब जो उसके व्यक्तित्व को क्लियर करते हो, ऐसे जवाब जो उसकी नेतृत्व क्षमता को बताते हो, उन सबके बाद जब वो निखर के आता है सामने तो निश्चित तौर पर वो एमएलए हो तो ऐसा एमएलए बनता है। और जब वो फील्ड में जाता है तो जनता के बीच में जाके कहता है देखो मैं वहां से चुन के आया हूँ, उन कसौटियों से कस के आया हूँ और एक पूरी एग्जाम, एक परीक्षा पास की है। और ऐसी परीक्षा के जिसमें 5 जूरी मेंबर थे, और जूरी मेंबर भी वो कि जिनका एक स्तर है, एक स्थान है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ नाम कमाया, कुछ किया है। तो निश्चित तौर पर जब वो क्षेत्र में जाता है, मतदाताओं के बीच में जाता है, तो अपने आप उसका कद और जो उसके प्रतिभागी होते हैं, जो प्रतिद्वंदी होते हैं, उनसे ऊपर होता है, पार्टी के अंदर भी और जनता के बीच में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस कार्यक्रम की तमाम प्रक्रिया काफी पारदर्शी है और लोगों का भरोसा लगातार बरकरार रखना इसी पारदर्शिता का नतीजा है। चलिए, बहरहाल दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया हो, लेकिन यह भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी, यानी उनमें वाकई यहां तक पहुंचने की काबिलियत होगी।
जैसा कि आज की कड़ी में हम रुख करेंगे गन्नौर हलके का। ये इलाका अच्छी खासी राजनीतिक हैसियत रखता है, तो चलिए रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से। सोनीपत जिले का नया विधानसभा क्षेत्र है गन्नौर, जो इस जिले के 6 हलकों में से एक है। 2009 विधानसभा चुनाव के पहले हुए परिसीमन के बाद ये विधानसभा बनाई गई थी। इसके पहले ये क्षेत्र कैलाना विधानसभा क्षेत्र में आता था, जिसे परिसीमन के बाद खत्म कर दिया गया। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में सोनीपत के गन्नौर ब्लॉक और सोनीपत ब्लॉक के कुछ हिस्से मिलाए गए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता करीब 1,20,177 हैं, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या है करीब 66,773, जबकि महिला मतदाताओं की तादाद है करीब 53,303। अगर इस हलके के जातिगत समीकरण की बात करें तो ये हलका जाट बहुल्य हलका है। आंकड़ों की नजर से देखें तो इस हलके में करीब 33% जाट, 15% दलित, करीब 7.57% ब्राह्मण, तकरीबन 3.18% त्यागी, करीब 2.7% गुजर, करीब 2.5% बनिया, करीब 2.5% ही पंजाबी और बाकी में अन्य जातियां हैं। इस हलके के राजनीतिक समीकरण पर गौर करें तो इस विधानसभा पर किसी खास एक पार्टी का दबदबा कभी नहीं रहा, क्योंकि कैलाना विधानसभा को तोड़कर गन्नौर विधानसभा बनाई गई है। लिहाजा राजनीतिक इतिहास के मद्देनजर हमें कैलाना विधानसभा के आंकड़ों पर ही नजर डालनी होगी। 1977 में पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर शांति राठी कैलाना से चुनाव जीती थी। दूसरी बार 1991 में शांति राठी कांग्रेस के टिकट पर ही यहां से चुनाव जीती हैं। बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी से 1996 में रमेश कौशिक यहां से चुनाव जीते थे। सोनीपत के मौजूदा सांसद जितेंद्र मलिक कैलाना विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार सन 2000 और 2005 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने देखा कि यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या हैं, क्या कुछ यहाँ का इतिहास रहा है। आपको बता दें कि सूबे के विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के कुलदीप शर्मा यहाँ से विधायक हैं। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो फिर उन्हें फिर से चुने। लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या फिर स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने की नेता। चलिए, अनिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार रुख करते हैं उनकी तरफ। अनिल जी, गन्नौर का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है? देखिए, मैंने गन्नौर विधानसभा क्षेत्र बड़ा रोचक इस वक्त वहाँ सियासी समीकरण हो गए हैं। उसका कारण कि जो कुलदीप शर्मा बड़े कद के नेता हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो सखा और मित्र भाई की तरह माने जाते हैं विनोद शर्मा, अम्बाला के विधायक, उनके समधी हैं। कुलदीप शर्मा के जो पिता थे वो 3 बार सोनीपत के सांसद भी रहे, करनाल के। तो इस वजह से उनका हरियाणा की राजनीति में और खासकर ब्राह्मण जो नेता के तौर पर बड़ा कद है। पिछली बार वो चुनाव जीत गए, पहली बार आए थे। उनके चुनाव जीतने में सबसे बड़ी भूमिका थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। सोनीपत जिले के जो सीट्स हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ जो विधायक चुने गए कांग्रेस के, हम अगर सिर्फ जगबीर सिंह मलिक को छोड़ दें जो दोबारा चुने गए, बाकी चारों विधायक नए थे, चाहे वो श्री कृष्ण हुड्डा थे, चाहे जयतीर्थ दहिया थे, चाहे ये हैं, वो नए विधायक थे। और वो चौधर बचाव के नाम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो निजी वोट बैंक था, उनका जो प्रभाव क्षेत्र था, और एक चौधर बचाने का जो एक नारा था, उसका उनका बहुत बड़ा फायदा मिला था। चाहे वो कोई भी हो, कुलदीप शर्मा हो, चाहे श्री कृष्ण हुड्डा हो, चाहे दूसरे लोग हो। वहाँ जितेंद्र मलिक कैलाना विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे, पिछली बार वो सांसद बने। इस बार उन्होंने ताल ठोक दिए, उनके जो समर्थक हैं ये कह चुके हैं कि चुनाव एमएलए का लड़ना है। और कुलदीप शर्मा पहले आनाकानी इनका मन था, गन्नौर से लड़ूं कि ना लड़ूं, और उनकी निगाह जो उनका लक्ष्य है वो सांसद का भी है। वो ये भी चाहते हैं कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूं, लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने ठोक के कहा है कि मैं गन्नौर से ही विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि वहाँ क्या होगा, जितेंद्र सिंह मलिक को टिकट मिलती है कांग्रेस की या कुलदीप शर्मा को मिलती है। दोनों बड़े कद के नेता हैं। जितेंद्र मलिक सांसद हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, और क्षेत्र के जाटों में विशेष रूप अच्छी खासी पकड़ है। कुलदीप शर्मा के पास ब्राह्मण वोट है
और ये एक वहाँ एक क्षेत्र में बड़ा कॉमन सा आरोप है कि कुलदीप शर्मा ने ब्राह्मण जो मतदाता थे, जो ब्राह्मण जो समर्थक थे, उनको बाकी मतदाताओं के मुकाबले ज़्यादा तवज्जो दी, जाट मतदाताओं के मुकाबले अधिक तवज्जो दी। जाट लामबंद हुए, जाटों ने जितेंद्र मलिक पे प्रेशर डाला है कि भाई अगर तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, तुम विधायक नहीं बनोगे, तो शायद हमको उतना जो अहमियत मिलती थी, जितना जो वजन था जाटों का, वो नहीं है। तो ये जो कश्मकश है वहाँ चल रही है, और वो अच्छी खासी कश्मकश है। उन दोनों के बीच में देखना होगा कि टिकट किसको मिलती है, पार्टी किसको उतारती है। वहाँ जो विपक्ष है, वह निर्मल राठी जो पहले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी, वो इनेलो में चली गई है। रमेश कौशिक जो सांसद, जो विधायक रह चुके हैं वहाँ से, बड़े कद के नेता हैं वो भी गन्नौर से बीजेपी में आ चुके हैं, कांग्रेस छोड़ के, वो भी टिकट मांग रहे हैं। उनका अलग सोनीपत की लोकसभा सीट भी है, अगर लोकसभा टिकट नहीं मिली तो वो एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं वहाँ पर। तो ये जो सारे समीकरण हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग समीकरण होने जा रहे हैं, और आने वाले चुनाव में यही पता चलेगा कि कौन किसके साथ उठता है, कौन किसके साथ बैठता है, टिकट किसको मिलती है। लेकिन जो भी होगा रोचक। या तो जितेंद्र मलिक वहाँ से लड़ेंगे या कुलदीप शर्मा लड़ेंगे। अगर कुलदीप शर्मा लड़ते हैं तो जितेंद्र मलिक को कांग्रेस प्रेशर करेगी, उनको दबाव बनाएगी कि वो सांसद का चुनाव लड़े, और वरना कुलदीप शर्मा को सांसद के टिकट देके कहीं से राजी किया जा सकता है। जरूर, बहुत शुक्रिया अनिल जी। ये तो था गन्नौर का सियासी विश्लेषण जो आपने अभी अभी किया, पर क्योंकि हमारा ये शो 100% एक राजनीतिक शो है, लिहाजा सूबे में राजनीतिक तौर पर अभी क्या चल रहा है उस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। अनिल जी, एक बेहद अहम सवाल आपसे यहाँ पर। अभय चौटाला का बयान आया है कि प्रदेश कांग्रेस में जो अंदरूनी फूट या फिर गुटबाजी है, वो दरअसल इसलिए है कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा इस गुटबाजी पर फोड़ सके। क्या वाकई ऐसा ही है?